आपको दिखाने जा रहे हैं एक अलग तरह की पत्रकारिता, ग्रेनेड पत्रकारिता। जी हां, हथगोला पत्रकारिता। ये ग्रेनेड पत्रकारिता से आपको सावधान रहने की जरूरत है, देश के लिए बहुत घातक है। जरा देखिए, कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ ये जो सफेद रंग के कुर्ते में शख्स नजर आ रहा है, इसके पास से ग्रेनेड मिले हैं और ये पत्रकार है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं, कैसे सुरक्षा बलों ने इसे धर दबोचा है। श्रीनगर में, हरी सिंह नगर में, जहां पर कल ग्रेनेड अटैक हुआ था, उससे कुछ दूरी पर यह शख्स वहां घूम रहा था। यह पत्रकार है, इसके पास से ग्रेनेड मिले हैं। क्या ये दरअसल ग्रेनेड से हमला करने वाला था? उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने, वहां मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे धर दबोचा है। यही है ग्रेनेड पत्रकारिता। ये शख्स दरअसल पत्रकारिता की आड़ में कैसे देश के खिलाफ देश विरोधी घटना को अंजाम दे रहा था, आइए आपको दिखाते हैं। इसका नाम है आदिल फारूक और इसके पास से जो ग्रेनेड मिले हैं वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है वो ग्रेनेड। ये देखिए, सेना के जवान के हाथ में ग्रेनेड देख रहे हैं। पीले रंग का लिफाफा है, लाल रंग के टेप से इसे बांधा हुआ है। 2 ग्रेनेड है इसके अंदर। ये दोनों ग्रेनेड आदिल फारूक बट के नाम पास से मिले हैं। आदिल फारूक, आपको बताएं, पुलवामा का रहना वाला है, पुलवामा के पंपोर का। आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्रेनेड जर्नलिस्ट जो था, ये कहां से पकड़ा गया और कैसे। कौन है ये ग्रेनेड पत्रकार आदिल फारूक और कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई? दरअसल श्रीनगर में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया था, जिसके बाद आदिल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। लाल चौक के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई। ग्रेनेड हमले के बाद पकड़ा गया। यह शख्स न्यूज एजेंसी में सब एडिटर है। आदिल सब एडिटर के पद पर काम कर रहा था, लेकिन ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार होने पर सवाल उठ रहे हैं। इसके संबंध आपको बताएं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से रहे, हुर्रियत से इसके संबंध रहे हैं। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिस शख्स को लश्कर तैयबा के साथ भी इसके रिश्ते रहे हैं, उन्हें भी ये मदद और सहयोग पहुंचाता रहा है। साथ ही साथ आदिल पहले भी जेल जा चुका है। जेल गया, लेकिन जेल जाने के बाद हाय तौबा मच गया। इसको बेगुनाह, मुन्ना और मासूम बताया जाने लगा। फरवरी 2019 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। आतंकियों के संपर्क में, इस बात का शक था कि इसके आतंकियों के साथ संबंध है। इस मामले में इसे अरेस्ट किया गया था। और सोचिए, जब ये अरेस्ट किया गया, यानी एक आतंकी जिसे अरेस्ट किया, उस पर सबसे ज्यादा किसको परेशानी हुई? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। मीरवाइज उमर फारूक ने 2019 में ट्वीट कर दिया, देखिए जरा, आदिल की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। होता यही है। 13 फरवरी 2019 को मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट किया, अलगाववादी नेता, पत्रकारिता के छात्र को फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। सरकार युवाओं का करियर बर्बाद कर रही है, यही दुहाई दी जाती है। इस तरह के पत्रकार जब जम्मू कश्मीर में पकड़े जाते हैं तो कहा जाता है वो बेगुनाह है, कहा जाता है उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो मासूम हैं, वो छात्र हैं। लेकिन दरअसल जब वो ग्रेनेड के साथ पकड़े जाते हैं, तब इन सब की जुबानें सिल जाती हैं। लेकिन आपको बताएं, देश में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके काम बंद हो गए, आजकल बेरोजगार हैं। वो सब अपना एजेंडा चलाते हैं, वो सब केवल देश विरोधी हरकतों में शामिल होते हैं और केवल देश को बदनाम करने में उनका खास इंटरेस्ट रहता है। उनसे आपको मिलाते हैं ये ग्रेनेड पत्रकारिता गैंग में एक आदिल फारूक का नाम ही नहीं, कई ऐसे पत्रकार हैं जो देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ऐसे ही एक पत्रकार हैं सिद्दीकी कप्पन, को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। यूएपीए के तहत केरल का यह पत्रकार जेल में बंद है। हाथरस जाते वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई से कनेक्शन से लेकर देशद्रोह तक का मामला उस पर दर्ज है। और यही नहीं, ग्रेनेड गैंग के इन पत्रकारों ने कोरोना काल में भी देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। प्रयागराज की फर्जी तस्वीर दुनिया भर में वायरल कर दी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि यह वीडियो कोरोना काल का नहीं है। देश के साथ विदेशी मीडिया भी इस गैंग में शामिल है। तभी आपको याद होगा 2019 में मोदी की शानदार जीत के बाद टाइम्स मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कवर पर विवादित टैगलाइन दिया था। पत्रकार आतिश तासीर ने इस विवादित लेख को लिखा था। इसके साथ ही कोरोना काल में विदेशी मीडिया ने कुंभ को भी बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे सुपर स्प्रेडर तक बता दिया था, जबकि उत्तराखंड में उस दौरान कोरोना के केस उतने नहीं हैं जितने कि अमेरिका और ब्रिटेन में बढ़ रहे थे उस वक्त।
किसान आंदोलन के नाम पर भी इस ग्रेनेड गैंग के पत्रकारों ने देश से लेकर विदेश तक साजिश रची। टूलकिट गैंग ने आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश रची। जम्मू कश्मीर में गैंग पहले से सक्रिय है, तभी घाटी के पत्रकार का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। 370 हटाए जाने के बाद यह गैंग बौखलाया हुआ है और इस तरह के पत्रकार अपने घरों में बैठकर सड़कों पर निकलकर सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करना और देश के खिलाफ एजेंडा चलाने में पूरी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज कर देना, बेनकाब कर देना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की कि आखिर ये लोकतंत्र है या हंगामा तंत्र। राज्यसभा में जो कल हुआ वो बेशक बेहद शर्मनाक था। ये जो तस्वीरें थी, पूरे देश में गुस्सा और उबाल है, आपको सुनवाएंगे देश की आवाम क्या कह रही है इन तस्वीरों को देखने के बाद। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस देश को और लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरों के बाद आखिर सियासतदान वही कर रहे हैं जो उनके बड़े नेता करते रहे हैं, लेकिन खुद प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं वो एक बार नहीं, ऐसा 100 बार करेंगे। सुनिए जरा। Words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. संसद में हंगामे की सियासत कब तक? संसद के अपमान पर भावुक हुए वेंकैया, लेकिन प्रताप बाजवा को पछतावा नहीं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कैद कर दीजिए, गोली मार दीजिए, 100 दफा मौका मिलेगा मैं यही करूंगा। हंगामे में 200 करोड़ स्वाहा, जिम्मेदार कौन? करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूँ। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जनता की गाड़ी कमाई 200 करोड़ रुपए बर्बाद हो गई। हंगामा ऐसा कि राज्यसभा के सभापति भावुक हो गए। कांग्रेस सांसद बाजवा ने मेज पर खड़े होकर रूल बुक फेंक दी। इस तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। As a routine for some time, I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. पूरा देश इस तस्वीर को देखकर दुखी है, लेकिन कांग्रेस सांसद बाजवा को इसका कोई पछतावा नहीं। सुनिए किस बेशर्मी से वो इसे दोहराने की बात कर रहे हैं। जो सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनको सुनाने का यही रास्ता है। नहीं तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? कल 100% करता हूं। और आपको कोई रिग्रेट नहीं है सर? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कैद कर दीजिए, गोली मार दीजिए, 100 दफा मौका मिलेगा मैं यही करूंगा। मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी पार्टियों का यह रवैया नया नहीं। पेगासस मुद्दे पर भी टीएमसी सांसद ने आईटी मंत्री के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया था। बीजेपी ने राज्यसभा में इस हंगामे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। कल जो हुआ वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली। कागज फाड़ के फेंके गए, मंत्री के हाथ से कागज फाड़े गए लेकर छीन कर। कल तो आसंदी पर जिस प्रकार से पुस्तकें फेंकी गई हैं, मुझे लगता है कि निंदा के लिए शब्द नहीं है। बहुत ही दुखद है और बहुत ही अपमानजनक है, और ये केवल संसद का अपमान नहीं, इस देश की जनता का अपमान है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर निलंबित किया जाना चाहिए। सोचिए सभापति वेंकैया नायडू रो पड़े संसद के अंदर ये तस्वीरें देखने के बाद। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस के सांसद कौन है। प्रताप सिंह बाजवा ये हैं जिन्होंने रूल बुक उठाकर फेंकी थी। ये कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं। जल्दी से मूव करेंगे इसे। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, 2014 में गुरदासपुर से जीते थे और पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अमरिंदर सिंह के धुर विरोधी माने जाते हैं प्रताप सिंह बाजवा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पहले आपको सुनवाते हैं
जो कुछ प्रताप सिंह बाजवा ने किया है, ये वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, ना उन्हें देश के लोकतंत्र पर यकीन है, ना उनको देश के संविधान पर यकीन है। जिसके नेता को ही यकीन ना हो, उसके आखिर सिपा सालारों को कैसे भरोसा होगा? सुनिए जरा। किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। 6 years is a systematic attack on all these institutions. That democracy in India is dead. It doesn't exist anymore. पूरे देश में गुस्सा है जो कुछ संसद में हुआ। न सिर्फ ये रूल बुक फेंकना, बल्कि आपके करोड़ों की कमाई पानी पानी हो गई। ऐसे सांसदों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, आइए अब आपको यह बताता हूं। आपको बताते हैं क्या है नियम और किस तरह कार्रवाई होती है, साथ ही किस तरह सांसदों को विशेषाधिकार मिला है। दरअसल अनुचित व्यवहार के लिए किसी भी सांसद को सदन से बाहर किया जा सकता है। गलत व्यवहार होगा तो सदन से बाहर भेजा जा सकता है। सभापति या चेयर का अपमान करने पर सांसद को सस्पेंड किया जा सकता है। कार्रवाई में अगर कोई सदस्य लगातार बाधा डालने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में उसे निलंबित किया जा सकता है। घोर आपत्तिजनक व्यवहार पर सांसदों को 5 दिन का सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, सांसद को पूरे संसद सत्र से भी सस्पेंड किया जा सकता है। अनुचित व्यवहार करने पर सदस्य को जेल तक भेजा जा सकता है। अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102 के तहत किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। सांसदों के पास वैसे कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं। सदन में उन्हें अपने विचारों को रखने की छूट होती है। सांसद के किसी मत पर कोर्ट में कार्यवाही नहीं हो सकती है और सांसद के खिलाफ कार्रवाई पर अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में कई विशेषाधिकार सांसदों के पास भी होते हैं, लेकिन कार्रवाई बहुत जरूरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सिर्फ राज्यसभा की तस्वीर नहीं थी, लोकसभा में क्या हो रहा था पिछले दिनों। सिर्फ एक दिन छोड़ दें तो रोज हंगामा हो रहा था। ये देखिए, वेल में आकर इसी तरह सांसद हंगामा कर रहे थे। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, इसी तरह हंगामा उधम हो रहा था और आपके पैसों से कोई मतलब नहीं था इन सांसदों को। यह मैं तस्वीरें आपको लोकसभा की दिखा रहा हूं, आपको सुनवाऊंगा भी लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए हमारे आपके कितने पैसे बर्बाद हो चुके हैं इस सदन को न चलने देकर विपक्ष ने किया। आपको बताते हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स चुकाने वालों का करोड़ों का नुकसान हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल मॉनसून सत्र में लोकसभा में सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट काम हुआ। कितना? 21 घंटे 14 मिनट। इस दौरान लोकसभा में 20 बिल पारित हुए, लेकिन हंगामे की वजह से आपके 74 घंटे 46 मिनट बर्बाद हो गए। मतलब सिर्फ 22% काम हुआ है, 22%। 78% वक्त बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि संसद चलने के लिए 1 मिनट में, मैंने आपको पहले बताया कि 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं सिर्फ 1 मिनट में। अगर 1 घंटे कार्रवाई चलती है तो 1.5 करोड़, कार्रवाई नहीं भी चलेगी तब भी 1.5 करोड़ खर्च होगा। इस सत्र में 112 करोड़ 15 लाख का नुकसान सिर्फ लोकसभा में हुआ है। कितना? 112 करोड़ का नुकसान। इस हिसाब से लोकसभा में सत्र में 112 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। भत्ते और दूसरे खर्च जोड़ने पर सिर्फ लोकसभा में 120 करोड़ स्वाहा हो गए। वहीं लोकसभा और राज्यसभा को मिला दें अगर, तो दोनों जगह पर कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। यह है सच्चाई। लेकिन देश भी इन तस्वीरों को देख रहा था कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया। अब उसी भारत को सुनिए वो क्या कहता है। सुनिए जरा। भाजपा ने जो किया, कहीं न कहीं हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान है कि लोकतंत्र के उस मंदिर में जब पूरी जनता ही आशा करती है कि हमारे सांसद हमारे लिए कुछ करेंगे, जनता को उम्मीद होती है कि जब उनको वहाँ बैठाया गया कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, वहाँ ऐसा आचरण करने का मतलब मैं समझता हूँ लोकतंत्र के साथ बहुत बुरी हरकत है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और जिनके और पूरा देश, पूरी जनता देख रही है, और ऐसे सांसदों का, ऐसे लोगों का ऐसे मंदिर में इस तरह का आचरण है, उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और ये इनका
एक मन का पाखंड है जो बार बार उजागर हो जाता है। इस तरीके के कृत्य किसी सांसद के द्वारा और लोकतंत्र के मंदिर में किया जाना, ये एक बहुत गलत है और ये एक गलत परिपाटी को आगे बढ़ाने का एक कुत्सित प्रयास है इस तरह के सांसदों का, जो गलत है और हमको ये नहीं करना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो मतलब संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान को बचाने की शपथ लेते हैं और उसके बाद में इस तरह के कृत्य करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। बड़े सांसद जैसे पद पर ये लोग हंसी मजाक में नहीं पहुंचे, जनता ने इन्हें बड़े सोच समझ के पहुंचाया, उसके बावजूद ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, बड़ी अशोभनीय है। आज का युवा जब ये चीज देखता है तो कल आने वाला भविष्य कैसा होगा। जिस देश में इस प्रकार एक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर आने वाली युवा पीढ़ी पे इसका इफेक्ट जाता है। ये देश में सोचने वाली बात है। फाइल उछालने से अच्छा आप वहाँ पे गरिमा के साथ बैठकर करिए। हिंसा का संदेश दे रहे हैं आप। ये आचरण जो है बहुत ही शर्मनाक आचरण है, क्योंकि हमारी कभी कभार हमको लगता है कि हमने वो लोगों ने ऐसे लोगों को चुनकर आगे भेजा है जो वहाँ पे जाके भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया देखती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन संसद में गए थे तो उसको प्रणाम किया था अपनी जननी समझ के, है ना, तो उनसे सीखे हम। आखिर कब सीखेंगे, बड़ा सवाल यही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं हम देश के युवाओं की कि आखिर उन्हें जाति के नाम से जाना जाएगा या उनके काम के नाम से। जाति ना पूछो युवा की, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में आज काम हुआ, ओबीसी बिल पास हुआ, लेकिन देखिए उस दौरान जैसे ही काम खत्म हुआ यह हंगामा भी हुआ कि पेपर फाड़ कर उछाल दिए गए वेल में। फुल स्क्रीन अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए एक और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। बात हम कर रहे थे कि आखिर किस तरह राज्यसभा में रूल बुक फेंकी गई। ये तस्वीर देखिए जरा, कैसे पेपर उछाल दिए गए वेल में। ये तस्वीर शर्मसार करने वाली है। किसी को भी गुस्सा आएगा ये तस्वीरें देखने के बाद कि ये आपके चुने हुए प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं। सवाल यही है कि आरक्षण बिल पास हो गया, संशोधन विधेयक, केवल इसलिए कि जाति के नाम पर आरक्षण मिले। लेकिन आज का युवा जाति के नाम पर पहचान चाहता है या वो चाहता है कि उसके काम के नाम पर जाना जाए, उसकी मेहनत के नाम पर जाना जाए, उसके ओहदे के नाम पर जाना जाए। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताएंगे युवा क्या चाहता है। सरकार से वो कंफ्यूज हैं। नीयत साफ हो तब हम उम्मीद करेंगे कि आरक्षण बचेगा। वो 50 लाख जो मुसलमानों की बैकवर्ड है वो देख रही है आपके समाज में और आपको एक्सपोज करके नहीं। आपको बात है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं। देश में मंगल और चांद पर जाने की बात होती है, लेकिन देश के सियासतदानों की सुई आरक्षण पर टिकी है। तो बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप ये बिल लाए, पहले आना चाहिए था। 2018 में कितना घोर गलती हुई, कितनी बड़ी गलती हुई। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि गलती भी आप करो और बधाई भी अपने आप को आप दो। इस संविधान संशोधन में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है 50% आरक्षण के सीमा के विषय में, एक शब्द नहीं है। संसद में किसान के मुद्दे पर बहस नहीं हुई। आज तुसी कहंदे हो सब दा साथ, लेकिन जेड़े ओ सड़कां 'च बैठे होए ने उन्हां दा साथ कौन दे रहा है? तुसी कहंदे हो सब दा विकास, ते फिर आज जो सड़कां 'च बैठे ने उन्हां दा विकास दा की होया? जासूसी के जिन के नाम पर संसद के करोड़ों रुपए शोर में फूंक दिए गए। कि जासूसी कांड किसके लिए है, किसके खिलाफ आपने इसको प्रयोग किए हैं? ये तो संयोग नहीं है, प्रयोगशाला बना दिया आपने। लेकिन आरक्षण के नाम पर या वोट के लिए आरक्षण को देखने वाला पूरा विपक्ष शांति से बैठ गया। हम यही कह रहे हैं, इसमें एक प्राविधान कर दीजिए कि 50% के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर ये आपने किया तो कोई बाधा नहीं आती। नहीं तो कोई पूछेंगे मराठा रिजर्वेशन, कोई पूछेंगे रेड्डी रिजर्वेशन, कोई पूछेंगे लिंगायत रिजर्वेशन, फिर आप पूछेंगे यादवों को संख्या के बल के ऊपर पूरा हमको ही दो बोलेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये संशय है मेरा कि 50% से ज्यादा स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है। अगर आप इतना कर दिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप जो कत्ल की योजना बना रहे हैं, ऐसे नहीं पास होता है। किसके दबाव में आपने करार किया हुआ है? लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। ये तरीका है, ये तरीका है। मैं समझता हूं कि आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्यों बैठे हुए हैं और किसका देख
चलेगा देश। आपने सांसदों को कैदी बना रखा है, आप इस देश को बेचना चाहते हैं, आप इस देश को अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। श्री बिना विश्वम जी, श्री बिना। बड़ा सवाल ये नहीं कि किसे कितना आरक्षण मिलेगा, बड़ा सवाल ये है कि आरक्षण कब तक मिलेगा और क्या देश का युवा आज अपनी पहचान जाति के नाम पर चाहता है या अपनी मेहनत और काम के नाम पर मुकद्दर बनाना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष ऐसे तो हर मुद्दे पर खिलाफ होता है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर कैसे साथ हो गया, देखिए जरा। 90 के दशक में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन के सुझावों को मानते हुए 27% आरक्षण लागू किया। तब पूरे देश में हिंसा का आंदोलन हुआ। वक्त बदला और अब आरक्षण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जिसे तमाम सियासी दल वोट बैंक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने अपने वोट बैंक वाली जातियों को साधना है। इसी वजह से संसद में हंगामा करने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है। देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कोरोना का मुद्दा देखिए। प्रधानमंत्री एक तरफ खड़े थे, विपक्ष एक तरफ खड़ा था, सरकार के साथ नहीं था कोरोना पर। चीन की घुसपैठ का मुद्दा हो, सरकार एक तरफ थी, विपक्ष दूसरी तरफ खड़ा था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा हो, सरकार पर ही सवाल उठाता है विपक्ष। अनुच्छेद 370 की बात हो, विपक्ष अलग खड़ा था। समान नागरिक संहिता की बात हो, विपक्ष सरकार से अलग है। 3 तलाक पर भी सरकार का विरोध कर रहा था विपक्ष। अब सोचिए कृषि बिल पर भी सरकार के खिलाफ है, लेकिन देखिए सूरत बदल गई। जैसे ही बात आरक्षण की हुई, इस तरफ खड़ा विपक्ष अभी किधर पहुंच गया, इस तरफ। क्यों? क्योंकि सवाल आरक्षण का है। क्यों? क्योंकि सवाल वोट का है और इस आरक्षण में ही छिपा है वोट बैंक और इस विपक्ष का अस्तित्व। यह वजह है उधर खड़े होने की। आइए अब आपको दिखाते हैं अभी देश में आरक्षण की हालत क्या है, कहां तक आप आरक्षण में डूबे हुए हैं। देखिए जरा, देश में आरक्षण का मुद्दा सालों से चला आ रहा। आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई। इसके लिए अलग अलग राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे, जैसे कि राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार यानी पटेल समुदाय ने आरक्षण की मांग उठाई। फिलहाल देश में आरक्षण में नाम पर सियासी रस्साकशी सालों से चल रही है। आपको बताते हैं कि आरक्षण का ब्रेकअप क्या है। देखिए जरा, ये आपके सामने है। अनुसूचित जाति यानी एससी 15% आरक्षण मिलता है, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है और आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है। और ये आरक्षण की पूरी लिस्ट ये बताती है कि सामान्य वर्ग कहां जाएगा। सवाल यह है कि आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, आरक्षण बढ़ रहा है, जो कि घातक है। आइए अब आपको बताते हैं, आरक्षण पर कई बड़े सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं कि आखिर कब तक जाति के नाम पर जाने जाएंगे। पहला सवाल ये, देखिए जरा, संविधान में 10 साल के लिए आरक्षण की बात की गई थी। जब संविधान बना, लागू हुआ, तो 10 साल पर के आरक्षण की बात थी। 10 साल बाद यह था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, इसे रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। 75 साल से, जी हां, 75 साल से बिना समीक्षा के आरक्षण जारी है। आरक्षण का असल हकदार कौन है? सवाल बुनियादी यह है, जाति के आरक्षण पर आखिर जाति के आधार पर कब तक आरक्षण दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों ना दिया जाए? बड़ा सवाल यही है, देश आज यही पूछ रहा है। सुनिए जरा भारत क्या कह रहा है। जाति से हमारा पेट नहीं भरने वाला है और ये जाति जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है। जाति की बात क्यों करते हैं आप? मैं चाहता हूं कि हमेशा रोजगार की बात होनी चाहिए, हमेशा विकास की बात होनी चाहिए, हमेशा शिक्षा की बात होनी चाहिए, हमेशा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। जहां पे चुनाव आता है वहां पे जाति आ जाता है। तो हमारे देश के हित में है, तो देश के हित में तो हमारे ये है कि काम के आधार पे अगर हमारी पहचान हो तो निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश और देश दोनों का भला होगा। अपने काम पे और जाति पे नहीं, जो कि अभी विकास की जो महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके लिए हमको जातिवाद से कोई मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है। कोई भी पीढ़ी होती है वो जाति के ऊपर नहीं जाती है, वो अक्सर अपने काम से मतलब रखती है। जाति को क्या, अभी आप कोई पंडित बन जाएगा, कोई माउंटेन बन जाएगा, कोई हिंदू वो हो जाएगा, तो उसमें क्या वो फर्क, उससे वो नहीं होता है। जाति से कोई भी फायदा नहीं हो। जाति का खाली काम है, जिनको अपना जाति से फायदा होता है वही जाति का देखेंगे, बाकी जिनको काम से मतलब होता है वो सिर्फ काम ही देखेंगे। जात के हिसाब से काम देखना चाहिए और देखते हैं बच्चे। और
अपना भविष्य भी देखते हैं कि सरकार रहेगी तो क्या हमको फायदा मिलेगा। जाति इतनी व्यक्तिगत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर व्यक्तिगत तरीके से देखा जाए, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जाति हो, तो अगर जैसे खून सबका एक ही है, तो अगर अपना कर्म अच्छे रहेंगे तो अपना काम भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर जाति इतनी इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से नहीं मायने रखता। काम के हिसाब से पहचान बनाना चाहता है। जाति देखिए, जात से कोई पहचान नहीं बनती। अपना चेहरा और अपना काम से आदमी जो पहचान मिलती है, वो चीज़ आपको जाति से नहीं मिलेगी। जात तो एक बस एक टाइटल है। तो अगर आप इस मुगालते में, गलतफहमी में हम आप हैं कि आरक्षण कभी खत्म हो जाएगा, तो मैं दावे से कह रहा हूं ये कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा समझिए। आरक्षण को लागू करना और इसे बनाए रखना कितना सही है, कितना गलत है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस मकसद से आरक्षण लागू किया गया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आज हमारे राजनीतिक धुरंधरों को आरक्षण एक टूल की तरह दिखाई देता है, एक ऐसा औजार जिससे वो एक खास जाति को आसानी से साध लेते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 1996 में देश के रक्षा मंत्री रहे। मुलायम के बाद उनकी राजनीतिक विरासत बेटे अखिलेश संभाल रहे। 2012 में सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन तमाम सालों में मुलायम और अखिलेश का समाजवाद सिर्फ और सिर्फ यादवों के वोट बैंक के इधर उधर घूमता रहा। मायावती की बात करिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ दलितों के सहारे सत्ता का सुख हासिल किया। दलितों के लिए क्या किया है कोई नहीं जानता। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। हालांकि शुरुआती 2 बार मायावती का कार्यकाल काफी छोटा रहा, लेकिन दलितों के सहारे उन्होंने 2007 में 206 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में 16 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश से निकलिए, बिहार की बात करिए। बिहार में अगड़े और पिछड़ों के इर्द गिर्द ही पूरी सियासी बिसात बिछती है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बात करिए। 2 बार 1990 और 95 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे और केंद्र की सियासत में खासा दखल रहा। लेकिन लालू की राजनीति यादव ओबीसी के सहारे ही रही। कुछ ऐसा ही हाल बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के साथ साथ सियासी सफर की शुरुआत की। नीतीश कुमार 2001 से 2004 तक रेल मंत्री रहे, 3 बार बिहार के सीएम भी रहे, लेकिन आज भी ओबीसी के सहारे ही राजनीतिक तकदीर बनी रही है। इसलिए जब तक आरक्षण है तब तक इनकी राजनीति है। आरक्षण खत्म, इनकी सियासत खत्म, इसलिए ये हमेशा इसे जिंदा रखेंगे। बहरहाल अब बात करते हैं, तालिबान से अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका कह रहा है आपके आतंकी, अब आप देखिए 20 साल में हमें जो करना था हमने कर लिया। अमेरिका ने पल्ला झाड़ा है तालिबान से, ये अच्छी खबर नहीं है। बाइडेन ने खुद कहा है कि अब अफगानिस्तान को खुद देखना होगा, इन आतंकियों से खुद निपटना होगा। देखिए रिपोर्ट। Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तो अब साफ कर दिया है कि अपनी लड़ाई के लिए अब अफगानिस्तान को एक साथ आना होगा। अमेरिकी फौज ने जो तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था, वो भी अफगानिस्तान से जंग छोड़कर वापस लौट रही है। जल्द ही अमेरिका के सैनिक पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ देंगे। हालांकि फिलहाल तालिबान पर अमेरिकी विमान लगातार कहर बरपा रहे हैं। अमेरिकी बम वर्षक चुन चुन कर तालिबान को निशाना बना रहा है। बाइडेन अफगानिस्तान से अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से किया अपना वादा निभाने की बात कही। To keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight. But we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. अमेरिका कह रहा है अफगान अब खुद देखें, लेकिन अमेरिका ने कहा वो अभी मदद करता रहेगा। क्या क्या मदद करेगा अमेरिका, आपको बताने जा रहे हैं बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा
कि हवाई हमले, अफगानिस्तान से उनकी सेना तो जा रही है लेकिन हवाई हमले जारी रखेगा अमेरिका। इसके अलावा आपको पता है अफगानिस्तान में सेना की मदद करता रहेगा, जो अफगानी सेना है उनकी मदद करता रहेगा अमेरिका। हथियार उन्हें मुहैया कराता रहेगा, हथियारों की कोई कमी नहीं होने देगा। इसके साथ ही आर्थिक मदद भी अमेरिका अफगानिस्तान की करेगा। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी जो अफगानिस्तान के अगल बगल के मुल्क हैं, यानी तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रशिया को भी यह डर सता रहा है कि तालिबान दरअसल उन तक आ सकता है। इसलिए देखिए बाकायदा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना, तजाकिस्तान की सेना और उज्बेकिस्तान की सेना तालिबान से निपटने के लिए ये तैयारियां कर रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। तालिबान के खिलाफ महाजंग की तैयारी। पुतिन ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ रूस ने किया युद्ध अभ्यास। तालिबान बढ़ते आतंकी साम्राज्य के खिलाफ अब महायुद्ध की तैयारी शुरू हो गई। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश अब तालिबान से जंग के लिए तैयारी में है। ये तस्वीरें अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर की, जहां तालिबान के खिलाफ युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए 3 देशों के सैनिक एक साथ तैयारी कर रहे हैं। जमीन पर रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के टैंक तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। सैनिकों की बंदूकें भी जंग में तालिबान को नेस्तनाबूद करने का अभ्यास कर रही हैं। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान से भी तालिबान पर आग उगलने की पूरी तैयारी हो रही है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान से जंग के लिए तैयार है। अगर तालिबान ने अब कोई गुस्ताखी की तो महाजंग की शुरुआत होगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।